हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो डॉट इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के 13वें मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और 12 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। उनकी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर नए हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, ठीक है, ताकि आपको तथ्यों को समझने में आसानी हो। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो गुप्तोत्तर काल है उसमें जो सर्वाधिक प्रमुख शासक वंश था वो आपका वर्धन वंश था। और वर्धन वंश में जो सर्वाधिक प्रमुख शासक था वो हर्षवर्धन था। तो गुप्तोत्तर काल में जो प्रश्न है वो हर्षवर्धन से संबंधित ही बने हैं। और क्योंकि जो परीक्षा है उनका एक पैटर्न रहा है कि उनने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हर्षवर्धन से संबंधित ही पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पर हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको कवर किया है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कम है, तो इनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के विषय में जानकारी देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के विषय में जो जानकारी है वो हर्ष चरित्र से भी मिलती है और राज तरंगिणी से भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता होगा ही कि जो हर्ष चरित्र जो है वो किसने लिखा था, वो बाण भट्ट ने लिखा था। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जो राज तरंगिणी हैं वो किसने लिखा है, वो लिखा है कल्हड़ ने, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दोनों से मिलती है और दोनों के जो लेखक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानने वाला था। तो जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म को मानता था। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानने वाला था। तो वो महायान को मानता था, ठीक है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो हर्षवर्धन इस महायान शाखा को मानने वाला शासक था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि हर्षवर्धन द्वारा महायान शाखा की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए बुलाई गई सभा का अध्यक्ष कौन था। तो जो हर्षवर्धन द्वारा महायान शाखा की उत्कृष्टता के लिए जो सभा बुलाई गई थी उसका जो अध्यक्ष था वो था ह्वेनसांग, ठीक है। कौन था, ह्वेनसांग। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ये एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था। तो इसी ने, ह्वेनसांग जो था इसका नाम, इसने ही इस सभा की अध्यक्षता की थी। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था। अच्छा, जो हर्षवर्धन जो क्या बोलते जो वर्धन वंश था वो थानेश्वर का वंश था और थानेश्वर हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। एक फैक्ट तो ये बता दिया। और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वो किया था कन्नौज में, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि थानेश्वर कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएएस में पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो हर्षवर्धन के जो दक्षिणावर्ती अग्रगमन था, यानी कि जो उसके दक्षिण के अभियान को जिसने रोका था, वो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। और इसी ने हर्ष को पराजित किया था। और एक चीज़ और यहाँ से पूछी गई है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को कहाँ पर पराजित किया था। तो ये किया था नर्मदा नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और इस जो पूरे प्रकरण, यानी कि हर्षवर्धन द्वारा, मतलब पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को जो पराजित किया गया था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है। कहाँ से, ऐहोल अभिलेख से। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जानने लायक थीं। एक तो किसने रोका था हर्षवर्धन को दक्षिणावर्ती अग्रगमन से, तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने। और कहाँ पर रोका था, यानी कि ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, वो नर्मदा नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के किनारे। और इस जो पूरी प्रकरण है इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो मैंने आपको ह्वेनसांग के विषय में पहले ही बता दिया, तो फिर से थोड़ा जान लेते हैं। तो ये ह्वेनसांग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो ह्वेनसांग था उसने हर्षवर्धन को क्या कहा था या फिर किसकी उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो जो ह्वेनसांग था उसने हर्षवर्धन को कहा था शिलादित्य। ठीक है, क्या कहा था? शिलादित्य। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि बहुत से लोग इसमें इब्ने बतूता को टिक करके आते हैं, लेकिन वो गलत है। यात्रियों का राजकुमार है वो ह्वेनसांग को कहा जाता है। और ह्वेनसांग को एक और उपाधि दी गई है, वो दी गई है वर्तमान शाक्य मुनि की। क्या? वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, ये उपाधि भी ह्वेनसांग को दी गई है। और ह्वेनसांग के विषय में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, किसको? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और एक क्वेश्चन इसके विषय में और पूछा जाता है, वो ये कि जो ये ह्वेनसांग था इसने कहाँ पर भारत में अध्ययन किया था? तो इसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि उस समय पर बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी, तो किसी भी फैक्ट को आप मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन भले ही एक है, लेकिन मैं चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा बता देता हूँ कि कोई भी मंडे एग्ज़ाम होगा तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप क्वेश्चन के आंसर को जान लेंगे और मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं उसको अपने मन में बिठा लेंगे, तो क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरओ में पूछा जा चुका है। तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, इसने जो अपना यात्रा विवरण लिखा था उसको कहा जाता था CU की। चाइनीज़ नाम है, और चाइनीज़ नाम आपको पता ही है ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या नाम था, CU की। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, ये शायद मैं पहले भी मौर्य काल के अंतर्गत डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जितने भी चीनी लेखक थे वो भारत का उल्लेख या तो यिनतू नाम से करते थे, ठीक है, या फिर थ्यानतू। ठीक है, दोनों ही नाम आप याद कर लीजिए। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। किस नाम से भारत का उल्लेख करते थे, यिनतू या फिर थ्यानतू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्रों हेतु कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो जो हर्षवर्धन का शासनकाल था इसमें जो मथुरा था वो सूती वस्त्रों के कारण प्रसिद्ध था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा स्थान रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो जो रेशमी वस्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वो था वाराणसी। ठीक है, तो सूती वस्त्रों के लिए मथुरा और रेशमी के लिए वाराणसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, गुप्तोत्तर काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन से हटकर कहाँ स्थानांतरित हो गया था? तो जो गुप्तोत्तर काल था उसमें तो व्यापार का केंद्र उज्जैन था, लेकिन गुप्त काल में जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था उज्जैन था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में ये हटकर हो गया था कन्नौज में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जो गुप्तोत्तर काल था उसमें थानेश्वर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो जो थानेश्वर की प्रसिद्धि का कारण था वो व्यापार ही था। ठीक है, यहाँ पर व्यापार और उद्योग धंधे थे, इसी कारण थानेश्वर प्रसिद्ध था। कब? गुप्तोत्तर काल में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि गुप्त व गुप्तोत्तर काल में किस शब्द का प्रयोग रेशम के लिए होता था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और गुप्त व गुप्तोत्तर काल में कौशेई शब्द को रेशम के लिए प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं पहले। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था?
तो वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन ही था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अच्छा, जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, उनके लिए एक अलग से टेस्ट बनाऊंगा जिसमें वो सारे ही कवर कर लूँगा। इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि किसने किसकी रचना की थी, क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन ने काफ़ी कृति यानी फिर काफ़ी साहित्य लिखे हैं उसने, हर्षवर्धन ने, ठीक है। और बाद बाकी और भी लोग हैं जिन्होंने प्राचीन काल में बहुत सी रचनाओं को लिखा है। तो उन सब के बारे में एक पृथक से टेस्ट करेंगे और उसमें जितनी भी रचनाएं हैं उनके लेखक सारा कुछ डिस्कस उसमें कर लेंगे। यहाँ बस आप इतना जान लीजिए कि वह अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, और इसने कौन कौन सी रचनाएं की, ये वाली चीज़ हम लोग उस वाले टेस्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। तो जो कवि था बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी था, तो ये थानेश्वर का निवासी था। कहाँ का? थानेश्वर का। और यही जो बाणभट्ट था इसने हर्षचरित्र की रचना की है और ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन वो है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो जो सम्राट हर्षवर्धन था उसने बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए और उस पर बौद्ध धर्म पर विद्वानों के विचार विमर्श के लिए 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था। और ये आयोजन जो कराया था उसने वो कन्नौज और प्रयाग में कराया था। विकल्प ए आपका सही है। क्यों कराया था ये भी चीज़ मैंने बता दी कि बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए और बौद्ध धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए विद्वानों को एक सभा या फिर सम्मेलन कह लें उसका आयोजन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन थे और हो सकता है मैंने आपको 30 से ज़्यादा तो फैक्ट बता दिए होंगे। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें, तो जो वर्धन वंश से बनने वाले क्वेश्चन है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। बाद बाकी आप ये चीज़ देख लीजिए, मैं आपको डेली बताता हूँ। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है और आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। आप इसको फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं intellect.in की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप 6387071919 पर व्हाट्सएप या कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।